नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब दोस्तों सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम सब डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको हम यह बता देते हैं इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो सीटेट का एग्जाम होता है वह कंसेप्चुअल बेस पे होता है। इसमें तर्क शक्ति का यूज करना पड़ता है। जिस बच्चे की सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता तीव्र होती है, वह बच्चा इसमें बहुत अच्छा स्कोर लाता है। इसमें किसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको सीधा सीधा जवाब नहीं देना पड़ता है। आपको सोचना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऐसा नहीं जैसे और एग्जाम में होते हैं कि कोई चीज फिक्स होता है, हाँ इसका आंसर यह है तो यह है, फिक्स होता है। लेकिन इसमें दोस्तों एक कंसेप्चुअल बेस पे होता है कि इसका आंसर ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, या दोनों सही हो सकते हैं। दोस्तों उस स्थिति में आपको यह ध्यान देना होगा कि जो ऑप्शन सबसे ज्यादा सही हो वही आपका राइट आंसर होता है। सीटेट में यही देखा जाता है कि आपका ऑप्शन दो सही हो सकता है, तीन भी सही हो सकता है, लेकिन तीनों ऑप्शन में जो ऑप्शन सबसे ज्यादा सही हो उसे आपको टिक करना है। इसलिए सिर्फ रटने का प्रयास ना करिए कि हम रट लें पास हो जाएं। इसके लिए आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए और लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर जो आपका 21 जनवरी 2024 के एग्जाम हुआ था सीटेट का, इसी दिन यह पेपर पूछा गया था। इसमें हम सब पेपर वन को पहले सॉल्व कर रहे हैं। पेपर वन में हम सब आपके सीडीपी के क्वेश्चन और ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सब जो हिंदी के क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। कल हम सब मैथ करेंगे, उसके बाद संस्कृत इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं हिंदी को बहुत लाइटली नहीं लेते हैं, सोचते हैं हिंदी को हम लास्ट में कवर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। वही बच्चे लास्ट में आके बोलते हैं कि हिंदी तो हमको आ रहा था लेकिन समय की वजह से हम हिंदी को नहीं कर पाए। आपका हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में 30 सही कर सकते हैं। क्या आप मैथ में 30 में 30 सही कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर हिंदी को आप फोकस कर देंगे, आपका हिंदी तो 30 में 30 सही होगा ही होगा। उसके साथ आपका जो संस्कृत है, संस्कृत में भी आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का सिलेबस सेम है। वह संस्कृत में लिखा रहता है या हिंदी में लिखा रहता है, बस यही अंतर होता है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। इस चैनल पे आपको 2011 से लेकर अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, पेपर वन पेपर टू दोनों। साथ में साथ जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासेस भी आप सबके लिए उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें हम सब मैथ की थ्योरी क्लासेस शुरू किए हैं, एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहे हैं, 6, 7, 8 की तीनों एनसीईआरटी चल रही है। तो मतलब आपको यहाँ पे कंप्लीट क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। हिंदी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं गद्यांश पद्यांश से, 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेडागोजी से। अब आप कहेंगे 15 क्वेश्चन तो गद्यांश पद्यांश हो गए, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से हो गए, ग्रामर कहा गया। ग्रामर के क्वेश्चन दोस्तों अलग से नहीं पूछे जाते हैं। ग्रामर के क्वेश्चन आपको यही गद्यांश पद्यांश जो होता है इसी में से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बाकी ग्रामर अलग से कुछ दिया नहीं रहता है। तो आइए हम सब सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं और 91 से 99 तक जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सब सॉल्व करते हैं। आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्म के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। ये तो हो गया गद्यांश। अब इसे जो हम पढ़े हैं इसे से जो क्वेश्चन बने हैं उस क्वेश्चन की तरफ हम सब बढ़ते हैं। इसमें से जो पहला क्वेश्चन बना हुआ है, पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक मिनट, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया। जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। आंतरिक स्वच्छता से जो संबंधित नहीं है, करें निर्मल विचार, शांति, प्रेम, शिक्षा। तो दोस्तों जो आंतरिक स्वच्छता की बात करें जो इससे संबंधित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें जो सही होगा, एक मिनट दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जो नहीं है तो नहीं, इसमें क्या पूछा गया है, ऑप्शन फोर्थ होगा। शिक्षा की बात नहीं किया गया, आंतरिक स्वच्छता से जो संबंधित नहीं है
वह शिक्षा है। बाकी प्रेम, शांति, निर्मल विचार, यह सब दोस्तों आंतरिक स्वच्छता से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं, आप गद्यांश को पढ़ेंगे सभी क्वेश्चन उसी से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है बुनियादी आवश्यकता है। ऑप्शन पहला है बाहरी स्वच्छता और निर्मलता, सेकंड ऑप्शन है भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, थर्ड ऑप्शन है बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, लास्ट ऑप्शन है बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्धता। तो इसमें बुनियादी आवश्यकता की बात करें, बुनियादी आवश्यकता की अगर हम सब बात करें तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता की बात किया गया है। बुनियादी आवश्यकता, इस शब्द का मतलब क्या था। अगला क्वेश्चन है बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, वाक्य का आशय क्या है। कह रहे हैं कि इसमें बोल रहे हैं कि बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, इस वाक्य का आशय क्या है, इस वाक्य का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है, सेकंड है भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है, थर्ड है बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित है, लास्ट है बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वाक्य का आशय जो था, तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर, भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। दोस्तों जो हमारी भीतरी स्वच्छता है, जो हमारे अंदर गुण है वही तो हमको बाहर निकलेंगे, वही कह रहे हैं भीतरी स्वच्छता ही बाहरी स्वच्छता आधारित होता है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें विधान में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। आपका ग्रामर का पहला क्वेश्चन है ये। अभी ग्रामर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको हम बताते हैं। ग्रामर के क्वेश्चन आपको हाईएस्ट पूछा जाएगा 5 से ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और मिनिमम देखा जाए तो जो एक मीडियम, मिनिमम की नहीं मीडियम की बात करें तो आपको 3-4 यही देखने को मिलेगा। आपका 3 भी मिल सकता है, 4 भी, यही मिलेगा। पहला क्वेश्चन है विधान में एक प्रत्यय शब्द लगाने से क्या बनेगा। विधानिक बनेगा, विधानिक बनेगा, वैधानिक बनेगा या फिर वैधानिक बनेगा। तो विधान में एक प्रत्यय लगा दें, एक प्रत्यय लगाने पे क्या बनेगा, यह बनेगा दोस्तों वैधानिक बनेगा, वैधानिक, वैधानिक नहीं। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, वैधानिक बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है, करें निम्न में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। इसमें विशेषण विशेष की बात करें संबंध नहीं है। ग्रामर का दूसरा क्वेश्चन हुआ है बाह्य स्वच्छता, सेकंड है बुनियादी आवश्यकता, थर्ड है शिक्षा पर्यावरण, लास्ट है जन्म जाति गुण। विशेषण विशेष का जो संबंध नहीं है, ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। शिक्षा और पर्यावरण, विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, यह शिक्षा और पर्यावरण का संबंध नहीं है, बाकी और सभी का विशेषण और विशेष से संबंध है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे समूह से भिन्न शब्द हैं, क्या भिन्न है दोस्तों, स्वच्छता है, निर्मलता है, सम्मान है, स्वच्छ है। जो समूह से भिन्न कौन सा है दोस्तों। अब इसमें 4 शब्द दिए गए, चारों शब्द में एक शब्द भिन्न है, बाकी 3 शब्द समान है। स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान। अब देखिए, और स्वच्छ, स्वच्छ दोस्तों ये भिन्न है, बाकी ये तीनों शब्द कहीं स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान, ये तीनों एक जैसे शब्द हैं, लेकिन आपका स्वच्छ जो है ये अलग शब्द है। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या है। आंतरिक स्वच्छता की अगर हम सब बात करें, कह रहे हैं पहला ऑप्शन है मन में कोमल भाव जगाना, सेकंड है मन के बुरे भावों को दूर करना, थर्ड ऑप्शन है मन की कल्पना को उड़ान देना, लास्ट है मन के समस्त भावनाओं का दमन करना। मन का स्वच्छता से तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा आपको मन के आंतरिक स्वच्छता की बात बताते हैं, थोड़ा सा बाह्य स्वच्छता की बात बताते हैं। आंतरिक स्वच्छता जो होता है, अगर इसे हम, एक होता है आंतरिक के अफ्रीडा, एक होता है बाह्य अफ्रीडा, आंतरिक मोटिवेशन और बाहरी मोटिवेशन। दोस्तों उसी तरीके से आपका होता है आंतरिक स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता। इसके बारे में आपको हम थोड़ा सा बता देंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आंतरिक मतलब होता है दोस्तों जो चीज खुद से बच्चा करना चाहे, आप किसी चीज के लिए फोर्स ना करें। जैसे आपके यहाँ छोटा बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा, आप कहेंगे बेटा स्कूल जाओ हम 5 रुपए देते हैं, यह कैसा चीज है, यह बाय फोर्स है दोस्तों, बाय अफ्रीडा है। अगर बच्चा खुद से स्कूल जा रहा है वह क्या है, वह उसका आंतरिक है, वह खुद से पढ़ना चाह रहा है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर,
मन के बुरे भावों को दूर करना दोस्तों, खुद से, ऐसा नहीं किसी के फोर्स से, किसी के दबाव से। तो मन के बुरे भावों को दूर करना, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। बुनियादी में प्रत्यय है, बुनियादी में कौन सा प्रत्यय है? दि प्रत्यय है, यादि प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। अब देखिए कह रहे हैं क्या, बुनियादी। अब बुनियादी में जो प्रत्यय है, जैसे लास्ट में क्या आ रहा है प्रत्यय, मतलब ये लास्ट का होता है, लास्ट का आप क्या आ रहा है, ई आ रहा है। कौन सा प्रत्यय है? बुनियादी, ई। कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। करेक्ट। गद्यांश के अनुसार, देखिए यहाँ ग्रामर का तीसरा क्वेश्चन है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए खाली जगह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है विचारों और भावों की पवित्रता। सेकंड ऑप्शन है शारीरिक स्वच्छता एवं शुद्धता। थर्ड ऑप्शन है शांति, प्रेम और बाह्य स्वच्छता। लास्ट है शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है? खाली जगह इसमें भरना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विचारों और भावों की पवित्रता की बात किया गया है। जो सबसे मनुष्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट है। विचारों और भावों की पवित्रता ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां तक तो हम सब गद्यांश के क्वेश्चन समझ लिए, 91 से लेकर 99 तक। अब हम सब समझेंगे 100 से लेकर 1 से 5 तक, मतलब 6 क्वेश्चन हम समझेंगे आपकी जो कि कविता से क्वेश्चन बना हुआ है। सबसे पहले हम कविता को समझते हैं। कह रहे हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया, हमने स्वाभिमान से अपने स्वाभिमान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। यह तो आपका हो गया कविता। अब जो क्वेश्चन बने इसी से क्वेश्चन बने हैं। पहला क्वेश्चन है कविता में किस छल की बात किया गया है? कविता में किस छल की बात किया गया है? तो पहला ऑप्शन है व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की। सेकंड है व्यापारी बन मिलावट करने की। थर्ड है व्यापारी बन पैसों को हेर फेर करने की। लास्ट है व्यापारी बनने की वेशभूषा धारण करने की। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कविता में किस छल की बात की गई? ऑप्शन पहला सही है, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की। व्यापारी बन के आए तो व्यापार करने, लेकिन हमको क्या बना लिए? हमको गुलाम बना लिए और हमारे ऊपर कई सालों तक राज किए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? ग्रामर का तीसरा क्वेश्चन है यह। नीति शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। नीति में कौन सा? ता प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। अभी हमने आपको बताया नीति में प्रत्यय जो होगा, नीति, इसमें इक प्रत्यय होगा। एक होता उपसर्ग, एक होता प्रत्यय। अब देखिए इसमें हम नीति है, नीति में प्रत्यय अगर इक लगा देंगे, यह नीति में शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें हम सब अगर इक प्रत्यय लगा दे देंगे, क्या बन जाए? नीतिक। तो ये आपका नीति में इक प्रत्यय आपका लगेगा और कोई शब्द बैठेगा नहीं, बचा एक ही, तो है नीति। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहे स्वाभिमान का संधि विच्छेद आपको बताना है। स्वाभिमान का जो संधि विच्छेद है स्वधन भिमान। अगला है स्वधन भिमान। थर्ड है स्वधन अभिमान। लास्ट है स्वधन अभिमान। जो स्वाभिमान में संधि विच्छेद है, स्वाभिमान में जो संधि विच्छेद है, फोर्थ है स्वधन अभिमान है दोस्तों। स्वाभिमान में जो संधि विच्छेद है स्वधन अभिमान। अगला क्वेश्चन है देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन है पहला वीर शहीदों के बलिदान से। सेकंड है कीमत बड़ी चुकाई थी। थर्ड है गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। लास्ट है लंबी चली लड़ाई थी। इसमें जो बात किया जा रहा है देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है? तो इसमें राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, लंबी चली लड़ाई थी। जो कह रहे हैं कि हमको स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक लंबा समय लगा था। यह दोस्तों फोर्थ ऑप्शन में इसका निष्कर्ष निकल रहा है, जिसमें कहा जा रहा था कि लंबी चली लड़ाई थी तो हमने स्वतंत्रता पाई थी। तो यह फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें देश की स्वतंत्रता के लिए ऑप्शन पहला है शस्त्रों का निर्माण किया गया, अपने जीवन की आहुति दी। थर्ड है वीरों की भर्ती की गई। लास्ट है बहुत सारा धन दिया गया।
हमको स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्या किया गया था दोस्तों? ऑप्शन इसमें अपने जीवन की आहुति दी थी दोस्तों। बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे अपने प्राणों की बलिदान दिए दोस्तों, तब हमको स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता इतना आसानी से नहीं मिली। अगर कोई कहे कि हमको स्वतंत्रता, अभी आज के लोग, आज के दौर के लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता बहुत ईजी से मिल गई, या फिर इसमें किसी का योगदान नहीं था, गांधी जी का नहीं था, सुभाष चंद्र बोस का नहीं था, मतलब कि ऐसा कोई पर्सन नहीं था उस समय जिसका योगदान ना हो। सबका अपने हिसाब से सबका योगदान था। चंद्रशेखर आजाद का था, भगत सिंह का था, जितने भी लोग थे सभी ने अपना स्वतंत्रता प्राप्त करने में योगदान दिया। आप किसी को कम और ज्यादा करके उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते कि नहीं उनका नहीं था इनका था। तो आप ये समझिए स्वतंत्रता हमको, कई हमारे नौजवानों को खून के बदले हमको स्वतंत्रता मिली है। अगला क्वेश्चन है, आजादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया? पहला ऑप्शन है वीरों की कूटनीति को, सेकंड है वीर के अस्त्रों को, थर्ड है वीर के बलिदानों को, लास्ट है व्यापारी वर्ग के सहयोग को। आजादी मिलने का जो श्रेय दिया गया है दोस्तों, किसे दिया गया है? ऑप्शन थर्ड सही है, वीरों को बलिदान को दिया गया है। जो हमारे वीर थे अपने बलिदान से हमको स्वतंत्रता दिलाए, इसलिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ से दोस्तों जो पेडागॉजी के क्वेश्चन होते हैं उनकी शुरुआत होती है। पेडागॉजी का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब जो नहीं है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, पहले कुछ कथन दिए गए हैं, बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन है शब्दावली को समृद्ध करने के, सेकंड है शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, थर्ड है उच्चारण का अभ्यास करने के, लास्ट है अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों के लय के। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें ई दिया गया था। ए दिया गया था। आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, कुछ ऑप्शन में ए दिया गया था, कुछ में बी, कुछ में सी, कुछ में डी, कुछ में ई, कुछ में एफ, कुछ में जेड। इनका मतलब क्या होता है? अगर आपके क्वेश्चन में ए दिया गया है तो ए का मतलब होता है ऑप्शन आपका पहला और दूसरा सही है। अगर बी दिया गया है तो बी का मतलब होता है पहला और तीसरा सही है। सी का मतलब होता है कि पहला और चौथा सही है। डी का मतलब होता है दूसरा और तीसरा सही है। ई का मतलब जो होता है दूसरा चौथा सही है। एफ का मतलब होता है तीसरा चौथा सही है। और जेड का मतलब होता है आल सही है। अब देखिए इसमें दिया क्या गया है, इसमें ई दिया गया है। ई का मतलब आपको हमने क्या बताया, ई का जो मतलब है वह है दोस्तों क्या है, ई का मतलब हमने बताया आपको कि इसमें जो कि सही क्या है, दूसरा और चौथा। क्योंकि दोस्तों अलग से इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया, सॉरी दूसरा और चौथा ये दोनों ऑप्शन सही थे। इसमें जो भी बच्चा दोनों में कोई भी ऑप्शन लगाया था उसे एक समान नंबर दिया गया था, इसमें नहीं पूछा गया है। अब नहीं में कंठस्थ कैसा पॉइंट है, नहीं निगेटिव पॉइंट है। अव्यक्ति संवर्धन वाक्यों की लय के लिए यह भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन इसमें दूसरा चौथा सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। अब देखिए यह भी आपका नेगेटिव पॉइंट है। प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में जो सही नहीं है वह आपको बताना है। ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन है, एक मिनट, हाँ सही नहीं है, पुस्तकालय एक भंडारण गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि किस रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन पहला है शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। सेकंड है पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। थर्ड है अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। लास्ट पुस्तकालय में पुस्तकों पाठ्य पुस्तकों का सशर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्या नहीं बारे में क्या सही नहीं है, तो फोर्थ है पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सशर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होना चाहिए। किसकी बात करें, साक्षरता की बात करें। पहला ऑप्शन है ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवास। सेकंड है दृश्य शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान। थर्ड है डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। फोर्थ है सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड
क्या होना चाहिए? डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। आपके अंदर भाषा अवबोधन होना चाहिए, भाषा की समझ होनी चाहिए, किसी चीज को डिकोड कर पाए, ये ऐसे चीज होना चाहिए विकसित। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? जो नहीं है वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, सेकंड है व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, थर्ड है संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, लास्ट है व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना, जो गलत है। अब गलत ही आपका राइट आंसर हो जाए क्योंकि यहाँ पर निगेटिव पूछा है। दोस्तों आप सब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो चीज गलत पूछा जाए, नहीं पूछा जाए, उसे ध्यान दीजिएगा। कंठस्थ आपका कैसा पॉइंट है? निगेटिव पॉइंट है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण अधिगम साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? किसकी बात करें? अक्षरों और ध्वनि के बीच के संबंध पर बल देगा। पहला ऑप्शन है समग्र भाषा पद्धति, सेकंड है व्याकरण अनुवाद, थर्ड है स्थिति परक उपागम, लास्ट है ध्वनि विज्ञान निर्देश। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, ध्वनि विज्ञान निर्देश। किस पे बल देता है? ध्वनि विज्ञान निर्देश पर बल देता है। अगला जो क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि अपने सहपाठियों से सकना शब्द का प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है। कैसे क्वेश्चन दिया गया? कहने का आप सकना शब्द प्रयोग करके कुछ प्रश्न बच्चों से पूछिए, 5 प्रश्न पूछिए। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा करने का मतलब क्या है? ऐसा करने से बच्चे के अंदर क्या हमको चेक कर रहे हैं? मौखिक प्रवाह चेक किया जा रहा है, नियंत्रित मौखिक अभ्यास, स्वच्छंद बोलना, निष्क्रिय श्रवण। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मौखिक प्रवाह को देखा जा रहा है, बच्चा बोल पा रहा है कि नहीं, शब्द को बना पा रहा है कि नहीं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? ऑप्शन है पहला, क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं। सेकंड है, क्या पुस्तकें कक्षा में के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं। थर्ड है, क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा के पठन पाठचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगे। लास्ट है, क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य में माननीय लेखक हैं। चयन करते समय निम्नलिखित में किसे अधिक महत्वपूर्ण देना चाहिए, मानना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। बाल साहित्य के माननीय लेखक है नहीं, बच्चों के लिए लेखक है कि नहीं, ऐसा नहीं आप बहुत फिलोसफर उठा लाए, वह बच्चों के बारे में जानता ही नहीं, बच्चों के बारे में लिखा ही ना हो, तो ऐसे पुस्तकों का चयन नहीं करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? ऑप्शन पहला है प्राकृतिक उपागम, सेकंड है संप्रेषणात्मक उपागम, थर्ड है प्रत्यक्ष विधि, लास्ट है श्रवण भाषिक विधि। तो लास्ट इसमें जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, संप्रेषणात्मक उपागम। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों के अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? पहला ऑप्शन है विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, सेकंड है नए शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, थर्ड है संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास कराना, लास्ट है सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। सहपाठी के काम की जांच के कौशल का विकसित करना, तो जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ही, वो चेक करेंगे कि सहपाठी का जो काम की जांच के कौशल है वो किस प्रकार से विकसित किया जाता है। अभी आपको हम बताते हैं, जब हम सब पढ़ते थे तो जो टेस्ट लिया जाता था, टेस्ट लेते थे, टेस्ट एक एक पेज दे दिए, सब बच्चे 10 क्वेश्चन दे दिए, 20 क्वेश्चन दे दिए,
सब बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब जांचने के लिए क्लास टीचर के पास जाएगा, जो टेस्ट लिया उसके पास जाएगा, उसे जांच के पूरा आंसर देना होता था। लेकिन क्लास टीचर क्या करता था, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे उसका आंसर लिख देता था, और सभी लोग अपना अपना जो क्वेश्चन को सॉल्व किए रहते एक दूसरे से बदल लेते थे, वो उनका ले लिए, इनका ले लिए, इनका ले लिए। अब टीचर कह देता था आप उसको चेक कर दीजिए कौन ऑप्शन किसमें सही है, जो जो सही है एक एक नंबर का है, जितना क्वेश्चन सही है सब एक एक नंबर दे दिए, लास्ट में जोड़ दीजिए। सारे बच्चों का टेस्ट जो है 10 मिनट में सॉल्व, उसका आंसर पता चल जाता था कौन बच्चा कितना नंबर पाया है। अगर टीचर को खुद से जांचना होता दोस्तों, वह क्या करता, सबको पढ़ता, चेक करता, जांचता, फिर काफी समय लगता। लेकिन वह दोस्तों इस प्रक्रिया से चेक कर लिया, उसे बहुत कम ही समय में बच्चों का नंबर बता दिया। ये दोस्तों इस तरीके से अगर आप पढ़ाएंगे, बच्चा जब एक दूसरे से बात करेगा, एक दूसरे की कॉपी किताब लेगा, तो वो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब खाली जगह है, वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। सेकंड है, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। थर्ड है, वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं। लास्ट है, मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के विकास पर होता है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सही है, ऑप्शन सेकंड है, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कक्षा 5 के एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। एक छोटी बच्ची है जो कह रही है कि हमारा जो होमवर्क होता है उसे हम टीचर को देने से पहले एक बार चेक करते हैं, चेक करने का फिर देते हैं। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? ऑप्शन है प्रारूपण, पुनः प्रारूपण, प्रूफ रीडिंग, सह पाठ्य मूल्यांकन। अब देखिए इसके ऑप्शन से आप समझ गए कि वह क्या चेक कर रही है, वह प्रूफ कर रही है। हम चेक कर रहे हैं कि हम कंफर्म है कि नहीं, श्योर है कि नहीं। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा उपागम विधि बच्चों की भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजता भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, जो गलत हो, आपका ऑप्शन सही होगा। प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, श्रव्य भाषिक विधि। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट दोस्तों, वह प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार के शिक्षण अध्ययन सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम का चयन के लिए सही नहीं है? अब टीएलएम आपको हम बता देते हैं। टीएलएम मतलब होता है जो टीचर बच्चों के पढ़ाने के लिए सामग्री यूज करता है, जैसे चाक हो गया, डस्टर हो गया, मैप हो गया, ग्लोब हो गया, इन सबको टीएलएम कहा जाता है। पहला ऑप्शन है, चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। सेकंड है, चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन प्रयोग करने के लिए अवसर दे। अब देखिए, जो खोजबीन है तो पॉजिटिव तो है, लेकिन हम पूरा ऑप्शन देखेंगे। चयनित सामग्री इसमें नहीं पूछा गया है, एक मिनट दोस्तों, गलत जो होगा, ये तो ऑप्शन आपका सेकंड सही है। चयनित सामग्री अधिमानत स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध और जिसमें आसानी से बदला जा सके। लास्ट है, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होना चाहिए। फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए, यह गलत है दोस्तों। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों बनाएंगे ऐसा नहीं है, यही ऑप्शन आपका गलत है और यही आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करेंगे, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागती और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? ऑप्शन है पहला, तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधि को न करके और आंतरिक गतिविधि का आयोजन करके। सेकंड है, मुख्यतः शिक्षार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके। थर्ड है, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। लास्ट है, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए
कक्षा कक्ष की सजावट करके। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, विकास के विभिन्न आयामों के बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। अब हम सब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपका नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अधिकल्पना का नहीं है। दोस्तों जो नहीं है वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पाठचर्या सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है मूर्त सिद्धांत, लास्ट ऑप्शन है तकनीकी सिद्धांत। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है, मूर्त सिद्धांत। अभिकल्पना का नहीं है दोस्तों, ये आपका मूर्त है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। आज हम सब 30 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके हिंदी के क्वेश्चन थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए। आपको इस चैनल पर टीचिंग एग्जाम के सभी कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ तैयारी कराया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।